गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जनसंख्या महासमूह में आगे बढ़ते हुए पिछले वीडियो में हमने बात की थी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की। आज हम बात करेंगे विश्व के वास्य क्षेत्रों की। देखिए, पॉपुलेशन कंसंट्रेशन से रिलेटेड यानी जनसंख्या संकेंद्रण से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स की अगर हम बात करें पहले, तो लगभग हमें पता है 75% जनसंख्या विश्व की 75% पॉपुलेशन विश्व के 5% धरातल पर निवास करती है। मतलब इम्बैलेंस अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, कुछ संसाधनों पर भार बहुत ज़्यादा है। और विश्व के जनसंख्या को अगर हम बांटे विभाजित करें तो हम दो भागों में बांट सकते हैं, वास्य क्षेत्र और अवास्य क्षेत्र। वास्य क्षेत्र पुनः वो क्षेत्र जहाँ पर परिस्थितियाँ, जहाँ पर प्राकृतिक स्वरूप मनुष्य के जीवन यापन के लिए अनुकूल है और मनुष्य की बसावट पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। उन वास्य क्षेत्रों को पुनः अत्यधिक सघन, मध्यम बसावट के क्षेत्रों में भी विभाजित किया जा सकता है। और अवास्य क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जहाँ पर प्राकृतिक परिस्थितियां इस प्रकार प्रतिकूल हैं कि मनुष्य वहां पर निवास नहीं कर सकता। वास्य क्षेत्र में वो स्थान जो कि बहुत ज़्यादा सघन बसे हुए हैं, जिन्हें महासमूह का नाम दिया जाता है, एग्लोमरेशन का नाम दिया जाता है, उनमें 5 क्लस्टर्स, 5 महासमूह प्रमुख हैं, जिनमें पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी पूर्वी अमेरिका सर्वप्रमुख हैं। ये एक कार्टोग्राम है जिनमें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन विभिन्न स्थानों का देखने को मिलता है। कुछ और फैक्ट्स देखे जाएं तो विश्व में जनसंख्या, सुनिश्चित है ये बात तो कि विश्व में जनसंख्या का वितरण सर्वत्र समान नहीं है। ज़्यादातर वो स्थान है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है और वो नदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा पाए जाते हैं। और उन सघन देशों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेवल भी कम है, क्योंकि जनसंख्या का भार हम कह सकते हैं उन स्थानों में, कुछ स्थानों पर जहाँ पर जनसंख्या का भार बहुत ज़्यादा है संसाधनों पर, वहाँ पर आर्थिक विकास भी कम देखने को मिलता है। ये स्लाइड बताती है कि वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, वास्य और अवास्य क्षेत्र, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। वास्य क्षेत्र विश्व के वो भाग हैं जहाँ पर निरंतर स्थायी रूप से जनसंख्या निवास करती है और इसमें सिंचाई, टेरेसिंग फील्ड यानी सोपानाकार कृषि, विभिन्न माध्यमों से जनसंख्या अपना भरण पोषण करती है। इनमें अगर एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो इनमें मुख्य रूप से वो एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादातर एग्रीकल्चर, उसके बाद इंडस्ट्रीज़, माइनिंग मुख्य रूप से पाई जाती हैं। एशिया की अगर हम बात करते हैं तो एशिया के एग्लोमरेशन, एशिया का महासमूह कृषि प्रधान महासमूह है, जबकि यूरोप और अमेरिका का महासमूह इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन बेस्ड है। लगभग इस दृष्टिकोण से अगर नॉन एक्यूमेन एरिया वो क्षेत्र जो कि स्पार्सली अर्थ पर बहुत विरल बसे हुए हैं या बिल्कुल अवास्य हैं, ये एक्यूमेन एरियाज में, वास्य क्षेत्र में जिन 4 महासमूहों की हमने बात की है, वो महासमूह
यहाँ हम देख सकते हैं ये दक्षिणी एशिया का भाग, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश मुख्य देश आते हैं। इसके अलावा पूर्वी एशिया, जिनमें जापान, चीन मुख्य रूप से आते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया का भाग, जिनमें इंडोनेशिया या कंबोडिया, ये इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं। ये वो क्षेत्र हैं, ये इसको अगर हम कहें, इसमें जापान को अगर हम छोड़ दें, जापान में चूंकि बहुत छोटा देश है, लेकिन सर्वाइवल इसने बहुत तेजी से किया। हिरोशिमा नागासाकी के एपिसोड के बाद, परमाणु बम एपिसोड के बाद भी इन्होंने बहुत तेजी से वापस इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल, जापान जो है वो इंडस्ट्रियल कंट्री कही जा सकती है। शेष जो महासमूह के हिस्से हैं, भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, चाइना, ये चाइना की भी बात अगर करें तो इंडस्ट्री और कृषि दोनों का सम्मिश्रण है, भारत में भी है, लेकिन प्रधानता अगर देखी जाए तो सुनिश्चित ही एग्रो बेस्ड कही जा सकती है। जनसंख्या, पॉपुलेशन कंसंट्रेशन, पॉपुलेशन जो लगी हुई है वो ज़्यादातर कृषि आधारित जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें लगी हुई है। इसके अलावा ये जो उत्तर पश्चिमी यूरोप की बात कही जा सकती है, जिसमें जो स्पेन, पुर्तगाल, इटली, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, ये सारी कंट्रीज इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं, जहाँ पर कोयला पर्याप्त मात्रा में है, जल पर्याप्त मात्रा में है, लौह अयस्क पर्याप्त मात्रा में। तो ज़्यादातर यहाँ पर इंडस्ट्रियल पीरियड से ही लौह इस्पात उद्योग का विकास देखा गया, जिसके कारण जनसंख्या संकेंद्रण बहुत ज़्यादा हुआ। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी जो यूएसए का पार्ट है, जिनमें ग्रेट लेक रीजन एंड कोस्टल रीजन, अटलांटिक कोस्ट का जो भाग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर ग्रेट लेक रीजन जो 5 लेक्स हैं, उन लेक के रीजन्स में वाटर अवेलेबिलिटी, आयरन ओर अवेलेबिलिटी, कोल अवेलेबिलिटी के कारण यहाँ पर भी लौह इस्पात का पर्याप्त मात्रा में विकास हुआ। इंडस्ट्रियल पीरियड में उपनिवेश जब बनने लगे, जब यूरोप से एक्सप्लोरर्स यहाँ की ओर आने लगे, तो इन्होंने इसी क्षेत्र को अपनी क्लाइमेट से मिलता जुलता माना और इसे बहुत अधिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ और धीरे धीरे यहाँ जनसंख्या संकेंद्रण प्रारंभ हुआ। तो ये मुख्य रूप से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 महासमूह कहे जा सकते हैं। ये जो मैप है इसको थोरोली बताता है। ये आपकी जो हमारा यूएसए, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, कनाडा ऊपर की तरफ, यूएसए, मैक्सिको, यूएसए में यहाँ पर दोनों के बीच में जो ग्रेट लेक्स हैं, ग्लेशिएटेड मानी जाती हैं, ये हिमयुग की बनी हुई हैं। इनमें लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन, इरी और ओंटारियो, ये 5 लेक्स हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार जो मैपिंग का क्वेश्चन आता है उसमें आ जाता है, लेक ह्यूरन, इरी, ओंटारियो को लोकेट करने के लिए आता है। और 3rd ईयर में जो पेपर आता है रीजनल ज्योग्राफी, उसमें भी ये, और आपके एक और रिसोर्स ज्योग्राफी का जो पेपर है उसमें भी ये फेवरेबल रहेगा। तो इसको थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। यहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता और नेविगेशन है। यहाँ पर कच्चा माल और फाइनल जो प्रोडक्ट है उसके नेविगेशन के लिए, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन लेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूरोपियन महासमूह जिसकी बात हमने की, यहाँ पर भी कई छोटी छोटी नदियाँ हैं। ये नदियाँ भी ट्रांसपोर्ट के लिए, कच्चे माल के लिए और विशेष रूप से कोयले के लिए, नीपर नदी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डॉन रिवर, नीपर रिवर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि कोयले की, डेन्यूब रिवर, ये कोयले की
लाने के लिए और फाइनल प्रोडक्ट को राइन रिवर, रूर रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट, रूर रिवर है जो जर्मनी की है, तो कोयले की पेटी भी है वहाँ पर। तो ये सब बहुत फेवरेबल हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाया और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जनसंख्या संकेंद्रण। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक जो कंडीशन है यहाँ की, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि यहाँ पर CF टाइप ऑफ क्लाइमेट है। CF टाइप यानी पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, जो कि कॉपेन की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, जिसका मतलब यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र यानी साल भर वर्षा होती है और न तो बहुत ज़्यादा ठंड है और न बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक का यहाँ तक आता है, वो चूंकि वो इक्वेटर से ऑरिजिनेट है, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तापमान को बहुत ज़्यादा कम, जितना इन लैटिट्यूड्स पे होना चाहिए उतना कम नहीं होने देता कोस्टल एरियाज़ में। तो टेम्परेचर बहुत ही फेवरेबल रहता है, बहुत ही बेहतरीन, सबसे प्लीजिंग, सबसे सुहाना मौसम यहाँ का माना जाता है। तो ये बहुत ही फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन प्लस इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक फैक्टर्स दोनों यहाँ पर इतने फेवरेबल हैं कि जनसंख्या संकेंद्रण के लिए उपयुक्त दशाएं व्युत्पन्न होती हैं। एंड दिस इज एशिया। 4 जो हमने कंसंट्रेशन जिनकी बात की, उनमें ईस्ट एशिया जिसमें चाइना, जापान एंड कोरिया 20% आता है इसमें। साउथ एशिया में इंडिया एंड पाकिस्तान लगभग 20%। साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड अदर आइलैंड्स 15% इसके संकेंद्रण में आते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि ये ज़्यादातर एग्रो बेस्ड हैं, ज़्यादातर कृषि आधारित हैं। हालांकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो रहा है यहाँ पर, लेकिन यूरोप और अमेरिका की तुलना में कम है। इसमें अगर ये देखा जाए तो जापान को हम कंप्लीट इंडस्ट्रियल कंट्री कह सकते हैं। बाकी जो चाइना और इंडिया है, यहाँ पर मिक्स डेवलपमेंट, एग्रो एंड इंडस्ट्रियल दोनों प्रकार का डेवलपमेंट देखा जा सकता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो महासमूह हैं, ये जो इनको आप विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक और विश्व के प्रमुख जनसंख्या महासमूहों का मानचित्र सहित वर्णन कीजिए। इस तरह से प्रश्न बन सकता है। इनका आप कंप्लीट डिटेल नोट्स आप मानचित्र सहित बना लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।